Welcome to Super Biology. Myself Rohit Kalotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will study about the lecture 3 of the unit 1, the living world. In the last lecture we studied about the artificial system of classification. Today we will study natural system of classification. The natural system of classification is based on characters of similarities which indicate natural relationship. ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है कि नेचुरल रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, कि वो नेचुरली कैसे कनेक्टेड हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इन दिस सिस्टम मोर देन वन कैरेक्टर आर स्टडीड फॉर डिटरमाइनिंग द सिमिलैरिटीज़. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया ताकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको स्टडी किया जाए. होमोलॉजी इज़ ब्रॉट आउट थ्रू द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. होमोलॉजी क्या चीज़ है? होमो मीन्स सेम, लॉजी मीन्स स्टडी. तो होमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स. तो इंटरनल भी हो सकते हैं वो कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, कि इंटरनली जो ऑर्गेनिज्म कैसा है और एक्सटर्नल दिखने में कैसा है बाहरी तौर पे. तो इस फील्ड में यानी ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जॉन रे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज़ जॉन रे वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जॉन रे जो है फर्स्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. He published accurate description of over 18,000 plants in his book Histora Generalis Plantarum. तो इन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, जिसमें 18,000 प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी गई थी. द टू इंग्लिश बॉटनिस्ट्स जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर प्रपोज द मोस्ट एक्सेप्टेड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स. तो अगले दो साइंटिस्ट और आए, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स, जिन प्लांट्स में सीड थे उनको उन्होंने प्रपोज किया, उनके बारे में उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा. दे डिस्क्राइब्ड 97,205 स्पीशीज़ प्लांट्स की उन्होंने जो है वो पब्लिश की in the book Genera Plantarum. They described 97,205 species of plants in 3 volumes of book Genera Plantarum. They divided plant kingdom into 2 subkingdoms. Plant kingdom को उन्होंने 2 subkingdoms में डिवाइड किया. कौन सी? क्रिप्टोगैमिया, यानी कि जो सीडलेस प्लांट्स थे, जिन प्लांट्स में सीड नहीं थे. फॉर एग्जांपल फर्न्स में सीड्स नहीं होते, इनमें स्पोर्स बनते हैं. तो इस प्लांट को इन्होंने, ऐसे प्लांट्स को किस में रखा? क्रिप्टोगैमिया में. दूसरा है फनेरोगैमिया में, दैट इज़ सीडेड प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं उनको फनेरोगैमिया सब किंगडम में रखा इन्होंने, जिसकी एग्जांपल है सीडेड प्लांट्स की पाइन ट्री. तो फनेरोगैमिया को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया. फर्स्ट डाइकोटिलिडन्स, दूसरा मोनोकोटिलिडन्स और तीसरा जिम्नोस्पर्म्स. तो पहले डाइकोटिलिडन की बात करेंगे. जैसे कि एग्जांपल है, इसमें बीन सीड आपको दिख रहा है, तो इसमें है डाइकॉट. बीन सीड जो होता है वो है डाइकॉट है. डाइकॉट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी आप सीड उठा के देख लीजिए. फॉर एग्जांपल इधर हमने बीन सीड लिया है. बीन सीड आप लोगे तो आप उसको जब पकड़ोगे हाथ में तो वो ना उसके ऊपर एक लाइन बनी होगी जो कि उस बीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी. वैसे ही मोनोकोटिलिडन में क्या आएगा? कॉर्न सीड. कॉर्न सीड में क्या है? कॉर्न सीड मीन्स मकई, जिसको मक्की कहते हैं, तो वो मोनोकॉट है. तो इसका आप सीड लेंगे तो देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी कोई लाइन या फिर ऐसे हाथ से आप इसको 2 हिस्सों में नहीं
तोड़ सकते हैं अपनी उंगलियों से, लेकिन डाइकॉट को 2 हिस्सों में ईजिली आप तोड़ सकते हो। बीन सीड की आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो मोनोकॉट्स की और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ज्वार है, मेज़, वीट, कोकोनट। डाइकॉट्स में और क्या क्या आएंगे? पी, ग्राम, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, वाटर लिली। और जिम्नोस्पर्म्स में क्या आएंगे? इसमें आ गया पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसको हम चीड़ भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस जो हैं उनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इधर टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या है? टैक्सोन का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में मिलते हो, यानी कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में मेल खाते हों। जैसे कि हमने आपको पहले ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दी थी, उसमें हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन में किंगडम है होता है, फाइलम होता है, जीनस होता है, स्पीशीज़ होता है। तो वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है कि जैसे किंगडम एनिमिलिया है, तो किंगडम को हम कहेंगे टैक्सॉन, TAXON, टैक्सॉन जो है एक टैक्सॉन है, तो उसको हम टैक्सॉन कहेंगे। जैसे किंगडम बोला मैंने, किंगडम एनिमिलिया जो है वो एक टैक्सॉन है, ठीक है। वैसे ही अगर फाइलम की बात करें तो फाइलम भी एक टैक्सॉन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई फाइलम लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम टैक्सॉन कहेंगे। फिर स्पीशीज़ अगर होगा उसको भी टैक्सॉन कहेंगे। तो ऐसे ही इन टैक्सॉन्स की स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी की स्टडी। ही तो कैरोलस लीनियस डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल किंगडम में कैरोलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। किंगडम वाज स्प्लिट इनटू क्लासेस, क्लासेस इनटू ऑर्डर, ऑर्डर्स इनटू जेनरा एंड जेनरा इनटू स्पीशीज़। तो आप देखिए ये लेटर बनी हुई है, सबसे पहले किंगडम है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो इन सब में डिवाइड किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। लीनियस प्लेस्ड एनिमल्स इनटू 6 क्लासेस। कौन कौन सी 6 क्लासेस हैं? मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। तो लीनियस ने ये 6 क्लासेस ऑफ एनिमल्स बनाई। He also classified plants on the basis of number and arrangements of stamens and carpels into। पहले एनिमल की क्लासिफिकेशन दी, अब उसने प्लांट की भी क्लासिफिकेशन दी। तो ये किस बेसिस पे इसने क्लासिफिकेशन की? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर एंड अरेंजमेंट, नंबर कितना होगा स्टेमन एंड कार्पल का, और अरेंजमेंट मतलब कि वो फ्लावर पे कैसे लगे होंगे। तो अब इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए फ्लावर की। तो 10th क्लास में आपने फ्लावर स्टडी किया होगा, तो आप देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेमन कहते हैं, जो कि फर्दर सब डिवाइड हम कर सकते हैं फिलामेंट और एंथर में। फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाता है? स्टेमन। वैसे ही स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके क्या बनाता है? कार्पल। तो स्टेमन और कार्पल, कार्पल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। तो इन दोनों के यानी कि स्टेमन और कार्पल के नंबर कि कितने नंबर में है ये किसी भी फ्लावर में, और अरेंजमेंट कि ओवरी के नीचे है, साइड पे है, स्टेमन ऊपर है, तो इसके अरेंजमेंट के हिसाब से और नंबर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया प्लांट्स को। तो सबसे पहले मोनोएंड्रिया मतलब जिसमें एक स्टेमन था, दूसरा है डाईएंड्रिया, 2 स्टेमन्स थे, तीसरा आ गया ट्रायो या पॉलीएंड्रिया जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा स्टेमन है, चौथा आ गया डाइनेमिया यानी कि डाइकॉट्स जो हैं, डाइकॉट्स की हमने पहले भी बात की, उसकी एग्जांपल दी आपको बीन की। तो फिफ्थ आ गया मोनोएशिया, मोनोकॉट की एग्जांपल दी पहले भी आपको, कॉर्न की, मकई की जो एग्जांपल दी। सिक्स्थ आ गया क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया में क्या क्या? सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस यानी कि जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं। इसकी एग्जांपल भी हमने पहले की, पहले स्लाइड्स पे, कि फर्न्स,
क्रिप्टोगैमिया की एग्जांपल है। सीडलेस प्लांट है क्योंकि फर्न में क्या बनते हैं, स्पोर्स। तो कैरोलस लीनियस पब्लिश्ड हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द बुक सिस्टमा नेचर। तो उसने स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ये दी, तो कौन सी बुक पे उसने पब्लिश की, सिस्टमा नेचरी में। द कैरेक्टर्स एम्प्लॉयड इन दिस सिस्टम आर फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी, डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा। तो कौन कौन से कैरेक्टर उसने लिए कैरोलस लीनियस ने? सबसे पहले फॉर्म दी, यानी कि वो दिखने में क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है इंटरनली कैसा दिखता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, क्या क्या इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। फिर डेवलपमेंट कैसी है, उसकी एम्ब्रियोलॉजी कैसी है। तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुई है। जैसे गैमीट्स हैं, गैमीट्स के मेल फीमेल गैमीट जुड़ने के बाद, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनता है। देन जाइगोट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद प्रीनेटल जो स्टेज वगैरह आती है, तो उस चीज़ को, सारी डेवलपमेंट को स्टडी करते हुए वो भी करैक्टर लिए गए। रिप्रोडक्शन भी ली गई कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म। उसका सेल स्ट्रक्चर देखा गया कि कैसा स्ट्रक्चर है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, द स्टडी ऑफ द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इन सभी कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दिस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है वो सरंजाम दिया गया। द ऑर्गेनिजम्स विच शो सिमिलैरिटी इन मैक्सिमम कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ थी, या कलेक्टर्स थे सबसे ज़्यादा जो कि सिमिलर एक जैसे थे, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया। तो उसके लिए और किस चीज़ का सहारा लिया गया, जैसे कि फर्स्ट है एनालॉगस ऑर्गन्स। फर्स्ट इज द एनालॉगस ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस बट आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। एनालॉगस का क्या मतलब हुआ, एनालॉगस ऑर्गन्स का ये मतलब हुआ कि ये जो ऑर्गन थे ये क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन करते हैं बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। एग्जांपल है इधर बैट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो इधर आप देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, बैट्स का, बैट का, बर्ड का और इंसेक्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन सेम है। ये उड़ने का काम करते हैं, बैट भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ता है और इंसेक्ट भी उड़ता है। इन पिकिंग अप कैरेक्टर्स फॉर नेचुरल क्लासिफिकेशन वन शुड अवॉइड एनालॉगस ऑर्गन्स। तो एनालॉगस ऑर्गन्स का कंसेप्ट को भी जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इतना जो है तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस का मतलब दीज ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। ये ऑर्गन जो होते हैं क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं बट इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने एग्जांपल लिया है ह्यूमन की, बैट की, फ्रॉग की, पोर्पोइस की और हॉर्स की। इधर देखेंगे कि जो ह्यूमंस में एक फोर लिम्ब में जो पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, मेटाकार्पल है, फ्लेंजिस है, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं बैट में भी दिखते हैं, फ्रॉग में भी होते हैं, पोर्पोइस में भी होते हैं और हॉर्स में भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे पार्ट्स सेम है सब में, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। कैसे फंक्शन डिफरेंट है, ह्यूमन जैसे फोर आर्म जो है वो चलने के लिए नहीं यूज़ नहीं करता है, वो काम करने के लिए यूज़ करता है फोर हैंड आर्म को अपनी। लेकिन बैट जो है वो उसी स्ट्रक्चर को उड़ने के लिए काम करता है। फ्रॉग क्या है, चलने के लिए भी करता है, जंपिंग के लिए करता है। पोर्पोइस को जो है वो तैरने के लिए भी यूज़ करती है। हॉर्स जो है वो दौड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर सेम है सबका लेकिन फंक्शंस डिफरेंट है। तो यही होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं। होमोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो होमोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो होमोलॉजी से क्या पता लगता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं इन सब में।
तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं? फाइलोजेनेटिक का मतलब हुआ कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम थे और ये एक ही एंसेस्टर से आए हुए हैं, तो तभी इनमें जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। नेचुरल सिस्टमैटिक्स कंसीडर स्टेबल कैरेक्टर्स एंड ब्रिंग आउट देयर होमोलॉजी इन ऑर्डर टू लिंक वेरियस टैक्सा। तो नेचुरल सिस्टमैटिक्स ने ये सभी स्टेबल कैरेक्टर्स लिए ताकि सब में जो होमोलॉजी है उनमें स्टडी की जाए, ताकि हम उसको किसी टैक्सा में रखें। टैक्सा के बारे में आपको पहले ही बताया मैंने। टैक्सा हो गया प्लूरल टर्म है टैक्सा, और टैक्सॉन जो है सिंगुलर टर्म है, TAXON। टैक्सॉन हो गया सिंगुलर में यूज़ करते हैं। तो टैक्सा जो है वो प्लूरल है। तो टैक्सॉन की एग्जांपल आपको बताई थी, किंगडम है, फाइलम है, या फिर जीनस है, या फिर स्पीशीज़ है, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है एंसेस्ट्रल एंड डिराइव्ड कैरेक्टर्स। तो दीज कैरेक्टर्स आर यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। तो एंसेस्ट्रल हुआ कि पूर्वज के कैरेक्टर जो थे वो भी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने स्टडी की है साइंटिस्ट ने। और डिराइव्ड कैरेक्टर्स, यानी कि डिराइव्ड कैरेक्टर का यहाँ मतलब ये है कि जो डिराइव किए गए नए से जो है उन ऑर्गेनिजम्स में लाए गए विद टाइम, तो इन कैरेक्टर्स को भी स्टडी किया गया। चौथा है क्रोमोजोमल एनालॉगी। क्रोमोजोमल एनालॉगी का क्या मतलब है? क्रोमोजोम का मतलब होता है गुणसूत्र, जो हिंदी में कहते हैं, और क्रोमोजोम होता है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन बनता है। आपने अगर 10th में माइटोसिस पढ़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसमें फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये मेटाफेज स्टेज में जो है ये अच्छे से विजिबल होते हैं क्रोमोजोम्स। तो उन्हीं क्रोमोजोम्स को स्टडी भी किया गया इसमें, इस थ्योरी में। तो क्रोमोजोमल एनालॉगी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी में कंपैरिजन के लिए ये अगर हम यूज़ करें कोई भी टर्म तो उसे एनालॉगी कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम्स इज स्टडीड टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़। तो नंबर ऑफ़ स्टडीज़ क्रोमोजोम्स जो है वो कंसीडर किए गए ताकि हम स्टडी कर सकें कि कईयों में डिफरेंस है या नहीं है स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ को स्टडी करने के लिए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम्स एंड एप्स हैव 48 नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम्स। तो आप देखते हो इस डायग्राम में देख रहे हो, ह्यूमंस के पास 46 हैं, चिंपैंजी के पास 48 क्रोमोजोम्स हैं। तो ये सारे मेटाफेज क्रोमोजोम्स हैं जो कि हमें कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस बताते हैं। तो पांचवा आ गया मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी यहाँ पे क्या मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल जो हैं एक ह्यूमन बीइंग या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स के बीच में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल DNA, RNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर कंपेयर्ड फॉर देयर स्ट्रक्चर इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू नो देयर रिलेशनशिप्स। तो आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर बेसिस हैं ऑफ DNA है, RNA है, न्यूक्लियर बेसिस है। इसको डिटेल में आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जो है इनको भी जो है स्टडी किया गया हर एक ऑर्गेनिज्म का, ताकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मदद मिल सके। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या क्या एडवांटेजेस थी इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट है इट ब्रिंग्स आउट नेचुरल रिलेशनशिप एमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने एक नेचुरल रिलेशनशिप दिया, यानी कि जो वास्तव में है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कि क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया। और क्या बताया इसने? इट प्लेसेस ओनली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इन ए ग्रुप। जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से मेल खाते थे उन्हीं को एक ग्रुप में जो है वो रखा गया। थर्ड, इट प्रिवेंट्स कमिंग टुगेदर ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म अनरिलेटेड थे यानी कि एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते थे तो उनको इकट्ठे नहीं रखा गया। चौथा, इट इंडिकेट्स फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टैक्सास। यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ये दर्शाती है या ये बताती है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है कि फाइलोजेनेटिक हुआ, आपको मैंने पहले ही बताया कि उनके एंसेस्ट्री क्या थी कि वो कहाँ से शुरू हुए और आपस में उन ऑर्गेनिज्म के
क्या रिलेशन थे, ऑर्गेनिज्म कहाँ से शुरू हुए, उनके एंसेस्टर कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट, और उन ऑर्गेनिज्म में रिलेशन क्या था, और ओरिजिन ऑफ डिफरेंट टैक्सा, यानी कि डिफरेंट टैक्सेस। टैक्सेस आपको पहले ही बताया, ये प्लूरल टर्म है। टैक्सॉन की TAXON, टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर है। तो टैक्सॉन की एग्जांपल आपको पहले ही बताई मैंने, किंगडम है या फाइलम है, स्पीशीज़ है, जीनस है, एट्सट्रा। फिफ्थ है, इट इज़ नॉट रिजिड एंड एबल टू एब्जॉर्ब एनी न्यू इन्फॉर्मेशन टू मेक इट मोर नेचुरल, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये रिजिड नहीं है। ये नहीं है कि एक बार जो थ्योरी में कह दिया कि हाँ ये करैक्टर है तो है, नहीं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये कैसी है कि इसमें अगर कोई नया करैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना चाहे या नए ऑर्गेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस करना चाहे किसी भी ग्रुप में, तो वो कर सकते हैं। आगे आ गया डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट एम्प्लॉयज़ ए लार्जर नंबर ऑफ करैक्टर्स, whereas artificial classification uses only one or few characters। तो हमने पहले ही पढ़ा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ करैक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा करैक्टर लिए गए, लेकिन आर्टिफिशियल में एक या एक से ज़्यादा करैक्टर जो है लिया गया क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा है, सेकेंड इज़ इन नेचुरल system of classification the characters are not related to habit and habitat, whereas in artificial classification it often employs habit and habitat as criteria। natural system of classification में characters are not related to habit, यानी कि character जो है ऑर्गेनिज्म की हैबिट या हैबिटेट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उनके जो करैक्टर्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, वो उनके फंक्शंस भी कि क्या क्या वो फंक्शन करते हैं, कहाँ रहते हैं, उस पर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो करैक्टर्स कंसीडर नहीं करती है। लेकिन हैबिट और हैबिटेट यानी कि उनकी आदतें, वो क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं, वो आर्टिफिशियल ऑफ क्लासिफिकेशन में लिए गए। और तीसरा है, इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरेक्टर्स आर स्टेबल। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो करैक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं, यानी कि वो टिके हुए हैं, एक ही जगह पे हैं और वो पक्के हैं कि हाँ जो स्टेबल करैक्टर हैं वही हैं, जो चेंज नहीं होते। लेकिन इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन द करैक्टर्स आर लायबल टू चेंज विथ चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में करैक्टर्स आर लायबल टू चेंज, करैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, उन्हीं करैक्टर्स को कंसीडर करा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। चौथा है, फोर्थ वन, in natural system of classification it uses characters from morphology, anatomy, cytology, embryology, molecular biology and genetics। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इस कौन कौन से करैक्टर लिए गए, मॉर्फोलॉजी यानी कि दिखने में कैसा है ऑर्गेनिज्म, एनाटॉमी यानी कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हैं ऑर्गेनिजम्स के, साइटोलॉजी यानी कि उनके सेल्स कैसे हैं, एम्ब्रियोलॉजी यानी कि उसकी जो है डेवलपमेंट कैसी है ऑर्गेनिज्म की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि उसका RNA, फॉर एग्जांपल RNA है, DNA, प्रोटीन्स हैं, वो कैसे हैं दिखने में, स्ट्रक्चर फंक्शन कैसा है। एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब कि उनके क्रोमोसोम की स्टडी की गई और क्रोमोसोम्स के कैसे हैं उस ऑर्गेनिज्म। तो इस बेसिस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने करैक्टर्स जो है कंसीडर किए। बट इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स, अदर ट्रेट्स आर नॉट यूज्ड। इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या था कि मॉर्फोलॉजिकल दिखने में कैसा है ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स उसके कैसे हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अपने जो है वो अपने आप को वो आगे कैसे बढ़ाता है, यानी कि अपने जो न्यू वंस है उनको कैसे वो पैदा करता है, एक्स्ट्रा। फिफ्थ इज इट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अवॉइड्स एनालॉजी एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट्स एनालॉजी फॉर ग्रुपिंग। तो एनालॉगस ऑर्गन्स का कंसेप्ट जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एनालॉगस ऑर्गन्स का जो है वो कंसेप्ट है ग्रुपिंग करने
के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बनाने के लिए। एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, हमने पहले भी स्टडी किया कि जो कि सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। सिक्स्थ है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट ब्रिंग्स आउट होमोलॉजी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्या यूज़ किया, होमोलॉजी। होमोलॉजी हुआ डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। लेकिन इट डज इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इट डज नॉट स्टडी होमोलॉजी। आर्टिफिशियल स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन में होमोलॉजी का कंसेप्ट जो है यूज़ नहीं किया। सेवंथ, इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स अकर इन द सेम ग्रुप। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो है एक ही ग्रुप में रखे गए। लेकिन इन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। जो रिलेटेड थे उनको उन्होंने डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। इन एट्थ पॉइंट है, इन नेचुरल क्लासिफिकेशन अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट अकर इन द सेम ग्रुप। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो थे वो सेम ग्रुप में नहीं थे। लेकिन इन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इट डजेंट गिव एनी आइडिया अबाउट नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन्होंने नहीं बताया कि नेचुरली ऑर्गेनिजम्स कैसे जो हैं ग्रुप हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी कि उनकी एंसेस्ट्री क्या है, उनकी शुरुआत कैसे है, उसके बारे में जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने नहीं बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।